हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है। अब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर्स में जो हानियाँ होती हैं उसके कारण क्या हैं। तो पहले नंबर पर हम लोग देखें अगर, तो इसको देखेंगे। मोटर्स में मोटर्स में चालक उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब कंडक्टर उपयोग में लाए जाते हैं। तो कंडक्टर उपयोग में लाए जाते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें करंट फ्लो होता है। विद्युत धारा जब चालक में बहता है तो चालक के प्रतिरोध के कारण I² R लॉसेस होते हैं। I² R हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में होती है। इस हानि से बचने के लिए तांबे के चालक का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। मतलब कि जो मोटर है उसमें कंडक्टर यूज होंगे। कंडक्टर बेसिकली एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं और कॉपर के भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एल्यूमिनियम का कंडक्टर प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो उसमें I² R लॉसेज हैं वो भी ज़्यादा होंगे, हीट के फॉर्म में लॉसेज ज़्यादा होंगे, जो कि अनडिज़ायर्ड है। तो हम ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि हम जो कंडक्टर यूज़ करें वो कॉपर का हो, क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो एल्यूमिनियम से कम है और लॉसेज हमारे कम हो। दूसरा नंबर बेटा देखते हैं। मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए कोर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो, मान लो चुंबक है, चुंबक का एक कोर है, बाहरी कोर है, स्टेटर है। तो इसमें अगर NS बन रहा है तो N से S की तरफ क्या होगा, फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा ना। तो बीच में जो ये स्टेटर रखा है मैंने, तो स्टेटर को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि वो क्या करे, उस फ्लक्स को अपने अंदर से आसानी से होके जाने दे, मतलब फ्लक्स को क्या करे, कंडक्ट कराए। तो ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जिसका क्या हो, पारगम्यता ज़्यादा हो, परमिएबिलिटी ज़्यादा हो। देखो, परमिएबिलिटी किसी भी पदार्थ या किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो अपने अंदर से चुंबकीय फ्लक्स को होकर जाने देता है। कितनी आसानी से होकर जाने दे रहा है, उसी क्वालिटी को उस पदार्थ का पारगम्यता कहते हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये बताओ, अगर मेरा ये स्टेटर लगा हुआ है मोटर में और ये N पोल है, ये S पोल है, तो N to S फ्लक्स जाएगा ऐसे नॉर्मली, ठीक। अगर यहाँ पे मैं ऐसा मटेरियल यूज करूँ, रोटर में ऐसा कंडक्टर यूज करूँ, इस पदार्थ का एक कोर बनाऊँ, इसका कोर जिसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई हो, तो क्या करेगा ये जो फ्लक्स ऊपर से फ्लो होकर जा रहा है इसको क्या करेगा, ये अब इसको अपने अंदर से होकर ऐसे जाने देगा। मतलब फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ बीच में ऐसे ये बढ़ा देगा, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? सारे फ्लक्स को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। जब सारे फ्लक्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा तो कंडक्टर में मैक्सिमम फ्लक्स कट करेंगे। भाई यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये रोटर लगा हुआ है, रोटर में कंडक्टर भी तो लगे होंगे बेटा, रोटर में कंडक्टर भी तो लगे होंगे। तो रोटर में जो कंडक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ कंडक्टर ऐसे लगे हुए हैं, उसमें जितने फ्लक्स कट करेंगे उतना ही तो इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो फ्लक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना फ्लक्स इसको कट करेगा उतना ही ज़्यादा तो आउटपुट मिलेगा हमें मैकेनिकल के फॉर्म में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा कोर है, जो स्टेटर या रोटर का मटेरियल है, वो किसका बना हो, हाईली परमिएबल मटेरियल का बना हो, अत्यधिक पारगम्य पदार्थ का बना हो, ठीक है। अब देखो, तीसरे नंबर पे देखते हैं। आयरन कोर में गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा को एकत्रित कर लेता है। जो कोर है वो चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ी सी मात्रा को स्टोर कर लेता है। जब विपरीत दिशा में फिर से चुंबकीय क्षेत्र लगता है, मतलब अब पहले वाली दिशा में नहीं, दूसरे दिशा में लग रहा है, तो पहले से जो एकत्रित क्षेत्र है उसके कारण कुछ हानियाँ होती हैं जिसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। अभी आगे समझेंगे हम लोग, अभी ध्यान से सुन लो, फिर से सुनो। आयरन कोर में ये गुण होता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा को एकत्रित कर लेता है। जब विपरीत दिशा में फिर से चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो एकत्रित चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ हानियाँ होती हैं जिसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। अभी आगे समझा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट, आयरन कोर चालक ही होता है। भाई आयरन, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा चालक नहीं है लेकिन चालक है। और जब आयरन कोर को चुंबकीय क्षेत्र कट करता है तो चुंबकीय क्षेत्र कट करने के कारण उसमें कुछ धारा बनने लगती हैं, धाराओं के लूप, मतलब इस तरीके से लूप बनने लगते हैं धाराओं के पूरे आयतन में। क्योंकि कोर का एक आयतन होता है ना, एक वॉल्यूम होता है, उसमें छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं, किसके, करेंट्स के। उसके वजह से भी लॉसेज होते हैं जिसे क्या कहते हैं, ईडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं बेटा, ईडी करंट लॉस कहते हैं। अब आगे फिगर से समझते हैं हम लोग। ये फिगर देखो, मान लो
हमारे मोटर में कंडक्टर यूज हो रहा है, तो कंडक्टर यूज होगा तो इसमें करंट भी फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा और इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, कोई I2R लॉस होगा हीट के फॉर्म में, वो एक तरीके का लॉस है रेजिस्टेंस के कारण। दूसरे नंबर पे देखो क्या है, दूसरे नंबर पे मैं पारगम्यता जो था उसको समझा रहा हूँ। मान लो ये मटेरियल यूज कर रहा हूँ, इसकी पारगम्यता जितनी ज़्यादा होगी, परमिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इसकी, उतनी ज़्यादा भाई नॉर्थ से मान लो फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, तो फ्लक्स क्या करेगा, अपने अंदर से होके भेजेगा। देखो ऐसे भेज रहा है ना ये फ्लक्स को इधर, फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लक्स की जब डेंसिटी बढ़ेगी मैक्सिमम फ्लक्स इससे होके जाएगा, इस रोटर से होके जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा रोटेशन होगा, ज़्यादा रोटेशन होगा तो ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखो, मान लो हमारा जो कोर है, ठीक है, जो कोर है, जो मटेरियल है हमारे स्टेटर या रोटर का, उसमें फ्लक्स इस डायरेक्शन में पहले फ्लो हुआ। फ्लक्स जब फ्लो हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ फ्लक्स को अंदर स्टोर कर लेता है। अब फ्लक्स अगर हटा भी दोगे, ये ऊपर वाला जो फ्लक्स पहले से फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ फ्लक्स ये देखो स्टोर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस पोलैरिटी में। फिर दोबारा जब अगर तुम विपरीत दिशा में फ्लक्स ऐसे फ्लो कराने की कोशिश करोगे, चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में लगाने की कोशिश करोगे, तो जो इस दिशा में स्टोर हुआ फ्लक्स है इसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र है, वो इसका अपोज करेगा। अपोज करने के कारण जो हानियाँ हो रही हैं, उसी हानियों को क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस। क्या बोलेंगे बेटा, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। अगर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लेना। तीसरे नंबर पे देखो, जो हमारा कोर बना होता है, जो हमारा कोर बना होता है स्टेटर या रोटर में, वो क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है, आयतन ही होता है। उसमें जब फ्लक्स जाएगा और फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से भाई ये भी कंडक्टर है आयरन का, कंडक्टर को क्या हो रहा है, ये फील हो रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे विद्युत धारा के लूप्स बन जाते हैं, विद्युत धाराएं ऐसे फ्लो होने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं, ईडी करंट। इसे क्या बोलते हैं, ईडी करंट। जो बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आयरन के कोर में छोटे छोटे विद्युत की धाराएं बन जाती हैं, उसे ईडी करंट्स बोलते हैं। और इस तरीके से जो लॉस हो रहा है उसे ईडी करंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं मोटर के प्रकार, कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास है डायरेक्ट करंट मोटर। जैसा कि नाम डायरेक्ट करंट मोटर है, तो इसको हम डीसी सप्लाई देंगे इस तरीके के मोटर को, इस पर काम करेगा। डायरेक्ट करंट मोटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब शुरुआती दौर में पिकअप लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसको यूज करेंगे क्रेन्स में, कहाँ यूज करेंगे, क्रेन्स में। तो क्रेन में क्या है, कोई सामान उठाना है तो भाई शुरुआती दौर में बहुत एनर्जी चाहिए ना, तो उसी एनर्जी को स्टार्टिंग टाइम में जो लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। अब देखो, इस प्रकार के मोटर्स को डीसी सप्लाई देते हैं और विद्युत धारा व चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया करने से मोटर चलता है। ठीक है, घरों में यूज करते हैं, क्रेन में, जूसर मिक्सर में, मशीन्स में भी यूज करते हैं। जो लेथ मशीन होता है उसमें भी डीसी मोटर को यूज करते हैं। कन्वेयर में यूज करते हैं। जो लिफ्ट लगता है, लिफ्ट में भी यूज कर सकते हैं। बहुत जगह एप्लीकेशन है। जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम लोग डीसी मोटर यूज कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है इंडक्शन मोटर। ये क्या होता है, इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन पहले देख लो। इंडक्शन मोटर में एक होता है हमारे पास स्टेटर जो स्थिर होता है। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई, आर वाई बी। और यहाँ पे लगा होता है 3 फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग। स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग लगा होता है। ये 3 फेज सप्लाई की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बस सुनते जाओ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो रोटेट ऐसे ऐसे करता रहता है। इसके बीच में लगा होगा हमारा रोटर। और रोटर कितने प्रकार का होता है, रोटर 2 प्रकार का होगा। देखो, एक रोटर होगा हमारा स्लिप रिंग टाइप का लगा सकते हैं, या तो स्क्विरल केज। इसी इंडक्शन मोटर में 2 तरीके का रोटर लग सकता है, स्लिप रिंग टाइप का रोटर या फिर स्क्विरल केज का रोटर। अगर तुम अपने इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग टाइप का रोटर लगाया हो तो इसे बोलोगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगर आपने अपने इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज टाइप का रोटर लगाया है तो उसे बोलोगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखो इसको समझो, क्या मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म, काम करने का तरीका क्या है भाई। देखो, इंडक्शन मोटर में रोटर में कंडक्टर लगे रहते हैं। ठीक है, कंडक्टर लगे होंगे और स्लिप रिंग के द्वारा या फिर इंड रिंग के द्वारा। अब इंड रिंग और स्लिप रिंग क्या है, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसमें स्लिप रिंग लगे होते हैं। अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है तो उसमें इंड रिंग लगे होते हैं। तो इंड रिंग के द्वारा या स्लिप रिंग के द्वारा जो कंडक्टर लगे हैं रोटर में वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ठीक है, स्टेटर में वाइंडिंग होती है 3 फेज वाइंडिंग, जिसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं। उसके वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है स्टेटर में, जो रोटर के कंडक्टर को कट करता है
और फैराडे के नियम के अनुसार रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। रोटर का कंडक्शन आपस में शॉर्ट सर्किट होता है, किसके द्वारा? स्लिप रिंग या इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट होता है। और उसमें जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का फ्लो होने के बाद लेंज के नियम के अनुसार वो करंट अपने कॉज को अपोज करता है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर बना है उसका अपोज करता है। अपोज करने के चक्कर में उसी डायरेक्शन में वो घूमने लगता है। जब उसी डायरेक्शन में घूमेगा तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा, और उसी चक्कर में क्या होता है, मोटर का मैकेनिज्म वर्क करता है, मोटर घूमने लगेगा, चलने लगेगा। अब एक कंडीशन ये आती है, मान लो अब एक कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल इतनी ही रफ्तार से रोटर घूमने लगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बीच की रफ्तार क्या हो गई, रिलेटिव मोशन जीरो। जब रिलेटिव मोशन जीरो तो फैराडे लॉ लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि फैराडे लॉ लगने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो फिर क्या करेगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे स्लो डाउन होगा वैसे वैसे कुछ रिलेटिव मोशन आएगा कि नहीं आएगा, ये धीरे चलेगा, इतने चलेगा, तो बीच में रिलेटिव मोशन होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर चलेगा। तो कहने का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो रोटर की स्पीड है एनआर, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये जो एनआर है वो ज़्यादा हो जाए किससे, स्टेटर के स्पीड से। और स्टेटर के स्पीड को क्या बोलते हैं, एनएस, सिंक्रोनस स्पीड, अधिकतम स्पीड। भाई स्टेटर जिस भी स्पीड से घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्टेटर स्पीड बोलते हैं, ठीक, या सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो कभी भी रोटर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है सिंक्रोनस स्पीड से। अर्थात इसका मतलब जो रोटर की स्पीड है एन आर वो हमेशा कम होगी सिंक्रोनस स्पीड एन एस से। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब वह स्पीड जिस स्पीड से स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे घूम रहा है, उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और ये रोटर का स्पीड कभी उसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि जब बराबर होने की कोशिश करता है तब तक रिलेटिव मोशन जीरो हो जाता है और हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और हमारा लेंज लॉ नहीं लग पाता है और हमारा रोटर घूमना ही बंद कर देता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे देखेंगे।